निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील संकल्पित और आप हमारे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। आज हमारे साथ मेट्रो टुडे लाइव में राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामानुज सिंह जी आए हुए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी एक उभरती हुई पार्टी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है इसमें रामानुज जी हैं। रामानुज जी, मैं आपसे सीधा सवाल करना चाहता हूं कि आपने राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी बनाई हुई है। अब आप मुझे ये बताएं कि राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी जो है आपकी, ये किन मुद्दों पे काम करती है? पहले तो अपन मुद्दे देखते हैं, किस मुद्दे पे काम करते हो आप? सर, राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी का पहला मुद्दा है शिक्षा। जी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये दोनों चीज फ्री होना चाहिए। जो भी प्रधानमंत्री आज तक बने हैं, सब लोग ये कहते हैं देश अपना आगे बढ़ रहा है, विश्व गुरु बनेगा। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी साहब कहते हैं कि देश को विश्व गुरु बनाना है या बन गया। कुछ लोग बीजेपी के कह देते हैं बन गया, कुछ लोग कहते हैं विश्व गुरु बनाना है। सर, देश में कितने % लोग शिक्षित है? आप खुद ही सोच लीजिए। जब तक देश में 100% लोग या 95%, 90% लोग शिक्षित नहीं होते हैं, तो किस प्रकार ये देश को विश्व गुरु बनाएंगे? आप को इस बात को खुद ही सोचना पड़ेगा। क्या अनपढ़ लोगों से विश्व गुरु बनाएंगे? पहला मेरा मुद्दा ये है शिक्षा का, और शिक्षा फ्री होना चाहिए। शिक्षा फ्री होना चाहिए। जो प्राइवेट जो करंट सरकार है, देखिए शिक्षा को प्राइवेट इस सरकार में सबसे ज्यादा हो गया है। मैं ये कहता हूँ शिक्षा को नेशनलाइज करें, शिक्षा को नेशनलाइज करें। अब प्राइवेट बिल्कुल शिक्षा में एकदम खत्म कर देना चाहिए शिक्षा। और दूसरा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भी देख लीजिए आप, स्वास्थ्य का क्या हाल है? सरकारी में चले जाइए, आपको दवा नहीं मिलता है। डॉक्टर फट दे पर्ची बना देते हैं, बोलते हैं बाहर मेडिकल स्टोर है, वहां से आप दवाई लेकर आइए। क्या इस प्रकार देश चलेगा? देश के लोगों को सोचना पड़ेगा। नेता तो आज कांग्रेस में है, कल बीजेपी की सरकार आएगी, उसमें चले जाते हैं। बीजेपी की सरकार जा रही है, कांग्रेस की आ रही है, उसमें चले जाएंगे। ये लोग तो पलटी मारते हैं। लेकिन देश के युवाओं को, देश के लोगों को सोचना पड़ेगा। तो मुद्दा हो गया सर। तीसरा मैं ये कहना चाहता हूं, बेरोजगार लोग, जो हमारे बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, युवतियां घूम रही हैं, उनके लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार को सोचना पड़ेगा। लोग कहते हैं सरकार का काम नहीं है। सरकार टैक्स केवल लेके ऐसो आराम करने के लिए सरकार है? आप खुद ही बताइए। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि शिक्षा भी दे, स्वास्थ्य भी दे और रोजगार की व्यवस्था करे। रोजगार की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। मेरा जहां तक मानना है, हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, वो सबका मानना है रोजगार देने का कर्तव्य सरकार का है। क्योंकि जो टैक्स के पैसे सरकार ले रही है, वो उनके ऐसो आराम करने के लिए नहीं होता है। ये सब काम करने की दायित्व तो सरकार का होता है। सरकार कहाँ अपना दायित्व निभा रही है बताइए? 24 आवर्स चुनाव में लगी रहती है। और तीसरा मुद्दा ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी से किसी भी बलात्कारी क्रिमिनल को कभी भी राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी में शरण नहीं मिलेगा, न टिकट दिया जाएगा। टोटल भ्रष्टाचारी बलात्कारी क्रिमिनल संसद में पहुंचे हुए हैं। आप बता दीजिए, आम जनता का भला हो सकता है? कोई वो बिल बनाएंगे या पास करेंगे? अदर जी, 1 मिनट में आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। आपने जैसे बोला कि भ्रष्टाचारी या ईमानदार लोग नहीं है जिनको टिकट नहीं दिया जाता है, जो इस समय संसद में बैठे हैं वो बलात्कारी हैं या और भी किसी चीज में लगे हुए हैं। तो सर, इस तरह से अगर टिकट्स लोगों ने वितरण किए हैं और वो लोग जीत के आते हैं, वो देश का क्या करेंगे निहाल सर? नहीं कर सकते सर।
मैं वही कहना चाहता हूँ, इसके लिए जनता को सोचना पड़ेगा कि हम किसको वोट दें, क्योंकि सरकार तो अपनी मर्जी से, जो भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो अपनी मर्जी से पैसे के बल पे, ये सबको मालूम है, हर जगह सोशल मीडिया पे घूम रहा, पैसे के बल पे सत्ता में आ रहे हैं। तो ये आम जनता को अब सोचना पड़ेगा कि ये क्रिमिनल है, इसको हम वोट न दें। हम जनता की जिम्मेदारी बनती है सर, ये जिम्मेदारी जनता को एक ही जिम्मेदारी मिली है, सिर्फ 5 साल बाद जो इलेक्शन होता है उसमें जनता अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से सही दिशा में निभाए, तभी देश बदलेगा, नहीं तो देश बदलेगा नहीं सर, मेरा मानना है। जी, हमारे साथ सर शांतनु बैनर्जी भी जुड़े हुए हैं, हमारे को एंकर है। तो शांतनु बैनर्जी आपसे सीधा सवाल करेंगे कि यहाँ पे जो बीजेपी की सरकार बनी है उसके बारे में, या सरकार जो बनने वाली है उसके बारे में। शांतनु जी, ओवर टू यू। थैंक यू बिग सर। नमस्कार। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं आपसे मुखातिब हो पा रहा हूँ। सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि आपकी पार्टी का नाम तो राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन इसका कलेवर क्या है? क्या ये क्षेत्रीय पार्टी है, ये प्रांतीय पार्टी है, या ये राष्ट्रीय पार्टी है? पहले तो इसका कलेवर बताएं जिससे हमारे दर्शक आपसे संबद्ध हो सके। अपना कलेवर बताएं आप। सर, ये राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी दिसंबर 2021 में रजिस्टर्ड हुआ है दिल्ली चुनाव आयोग से। अभी हमारी पार्टी एक भी इलेक्शन में भाग नहीं किया है, अभी नई पार्टी है, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से 4-5 राज्यों में हमारे पार्टी का, ये राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी का गठन हो चुका है। तो धीरे धीरे हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है। अब 24 के चुनाव में उम्मीद है कि 40-50 सीट पे, सारे राज्यों में 5-6 राज्यों में चल रही है, 5-6 राज्यों में मिला के 50-60 सीट पे हमारे जो लोकसभा प्रत्याशी होंगे वो खड़े होंगे। ठीक है सर, 2024 में। इसके पहले अभी तक हमारी पार्टी किसी भी इलेक्शन में भाग नहीं लिया। नई पार्टी है, 2021 में बनी हुई है, लेकिन इस पार्टी में 5-7 लाख लोग जुड़ चुके हैं। सारे प्रदेशों को मिलाया जाए तो ये नहीं है कि एक प्रदेश मिला के, ये आपका 6 प्रदेश, आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, ये 5-6 प्रदेश है सर। इसमें हमारी पार्टी काम कर रही है। अभी न्यू पार्टी है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। और ये आपको मालूम है, ये बड़े बड़े पार्टियों के पास फंड इतना है, वो फंड के ऊपर, पैसे के ऊपर सारा काम कर रही है। तो जिस हिसाब से हम लोगों का फंड वगैरह का व्यवस्था हो, उसी हिसाब से। और अभी तक जो 5-7 लाख लोग जुड़े हुए हैं 5-6 राज्यों में, अभी हमारा दौरा नहीं हुआ, लेकिन हमारे पार्टी का किसी भी वरिष्ठ कार्यकर्ता का दौरा नहीं हुआ। सोशल मीडिया पे राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी का काम चल रहा है। सोशल मीडिया की वजह से ये 6 राज्यों में लोग जुड़े हुए हैं। जी रामानुज जी, जैसे अभी आपने देखा कि विधानसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव होने के बाद 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार को बहुमत दिया लोगों ने कि आप बहुमत से अपना सरकार बनाएं, लेकिन अभी तक बीजेपी वाले कहीं अपना सीएम का चेहरा नहीं प्रोजेक्ट कर पाए, जबकि आज 7वां दिन है। तो मैंडेट मिलने के बाद भी ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? सीएम का चेहरा नहीं प्रोजेक्ट कर पा रहे। बोले। इसके बारे में हम क्या बताएं सर? इसके बारे में बीजेपी के आला कमान नहीं सर, मैं क्योंकि सर बीजेपी कोई अच्छी चीज थोड़ी है। देखिए सर, बीजेपी में सिर्फ 2 लोगों का चल रहा है। 2 लोग जिसको चाहेंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा। हालांकि ये होना चाहिए, हर पार्टियों में होना चाहिए, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा है, विधायकों का चुनाव हुआ है, वहां के विधायक लोग पास करें कि हमारा मुख्यमंत्री ये रहेगा। लेकिन आज के डेट में देखिए, बड़ी पार्टियां, कांग्रेस हो या बीजेपी, वो दोनों पार्टियों में यही चलता है कि वह केंद्र का नेतृत्व जो होता है वही मुख्यमंत्री पास करता है। ये दोनों पार्टियों में देखा जाए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। जब केंद्र ही पास करके मुख्यमंत्री बनाएगा तो उस प्रदेश के विधायकों का
महत्व क्या होगा, आप खुद ही सोचिए। तो इसलिए किसी भी प्रदेश का चुनाव होता है, वहां का विधायकों का जिम्मेदारी है कि वो लोग तय करें कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि उस प्रदेश की जनता उन लोगों को विधायक चुना हुआ है। तो उन विधायकों का कर्तव्य है कि वो अपना मुख्यमंत्री चुने। जी 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 मेरा आपसे एक सवाल, रामानुज जी मेरा आपसे एक सवाल है कि जो चुनाव है, चुनाव एक तरह का युद्ध होता है। अगर आप युद्ध में जाते हैं तो सेना के पास पहले से एक सेनापति होता है। आप बिना सेनापति के आप युद्ध नहीं लड़ सकते हैं। तो सेना के पास एक सेनापति पहले से पूर्व निर्धारित होता है कि ये सेनापति होगा। तो ये क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये जो युद्ध हुआ, ये युद्ध ऐसा था जो सेनापति विहीन युद्ध हुआ? दूसरी बात ये कि जैसे ये जो शून्यता है, एक पार्टी गई और दूसरी पार्टी आई, इसके बीच में कोई मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं हुआ है, कोई मुख्यमंत्री अभी बना नहीं है, पार्टी अभी तक अपने सीट पर काबिज नहीं हुई है। तो आपको नहीं लगता कि शून्यता के दौरान कुछ अनहोनी घटना हो सकती है? जैसे मैं आपका राजस्थान की ओर ध्यान दिलाऊंगा कि ये गोगा मेडी हत्याकांड हुआ। ये गोगा मेडी हत्याकांड हुआ जब दोनों ही पार्टी सत्ता में नहीं है, मतलब चुनाव हो चुके हैं, कांग्रेस हार चुकी है, भारतीय जनता पार्टी अभी तक सत्ता में आई नहीं है, कोई मुख्यमंत्री मनोनीत नहीं हुआ है, अभी तक शपथ ग्रहण नहीं हुआ है। इस बीच में जो ये शून्यता थी, इस शून्यता में ये घटना हो गई। तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि ये शून्यता नहीं रहनी चाहिए, ये जल्दी इसकी रिक्तता पूरी होनी चाहिए, एक पार्टी के बाद दूसरी पार्टी तुरंत सत्ता में आनी चाहिए? आपका क्या विचार है? सर मेरा विचार ये है कि जो पार्टी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जब तक अपने मुख्यमंत्री का घोषणा नहीं करती है इलेक्शन के पहले, ऐसे पार्टियों को आम जनता को अपना वोट नहीं देना चाहिए। इसलिए नहीं देना चाहिए, वो उनको ये सोचना चाहिए ये मुख्यमंत्री पद का जब घोषणा नहीं किए हैं तो ये जीतने के बाद किसको ऊपर से हेलीकॉप्टर से ले आके यहाँ खड़ा कर देंगे, किसको ले आके खड़ा कर देंगे जो जनता के विरुद्ध होगा। तो ये काम अब जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। जनता को ये सोचना चाहिए, कोई भी पार्टी अगर अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करती है, ऐसे पार्टियों से दूर होना चाहिए जनता को। ये जनता का काम है। उसके बावजूद भी जनता सोच नहीं पाती है या सोचती नहीं है, लेकिन सोचने की जिम्मेदारी जनता का है। मेरा मानना ही है जनता को सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं, ऐसी पार्टियों से दूर होना चाहिए जनता। रामानुज जी, आप जनता की बात कर रहे हैं। जनता क्या है? जनता एक भीड़ में चलती है, भेड़ चाल है, भीड़ में चलने वाली है। अगर हम व्यक्ति विशेष की बात करेंगे तब ये हो सकता है कि हर व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि ऐसा हो या नहीं हो। जनता जनार्दन जो है, अगर हम जनता की बात करते हैं तो वो एक भेड़ चाल है, भीड़ चाल है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि अगर व्यक्ति का अगर चुनाव हो तो व्यक्ति का चुनाव तभी हो सकता है, जैसे आपके एजेंडा में, जैसे आपने कहा और मैंने भी जो पढ़ा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये तीन आपके प्रमुख मुद्दे हैं। इसमें शिक्षा का जो मुद्दा है, क्या आपको ये नहीं लगता है कि अगर शिक्षित व्यक्ति होगा तो उसका सोचने का ढंग एक अशिक्षित व्यक्ति या कम शिक्षित व्यक्ति से कुछ भिन्न होगा, कुछ अलग होगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। अभी आप गांव देहात में चले जाइए, गांव के युवा हो या नौजवान हो या बूढ़े व्यक्ति हो, किसी से आप बात करिए, वो यही कह देता है, गाली देगा। जैसे एक विधायक है, उसने अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, लेकिन वो कह देता है कि चलो एक बार और इसको वोट दे। वो यही कहता है, आप बात करेंगे एक बार और दे दो। लेकिन वो युवा है, वो ये नहीं सोचता है एक बार वोट देने का मतलब है 5 साल हम पीछे जा रहे हैं। वो सोचने की वो अशिक्षित है, इसलिए उसकी क्षमता उतना ही है कि वो ये सोच लेता है एक बार और दे दो इसको। ये नहीं सोचता है एक बार और वोट देने का मतलब ये होता है कि 5 साल हम पीछे जा रहे हैं। ये अशिक्षित होने का बहुत सारी कमियां हैं। अभी देखिए, यही मोदी सरकार जब आई थी, ये कहती थी हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे।
आपने श्रीमान जी कभी किसी अधिकारी के बारे में ये सुना कि इस अधिकारी को हम टर्मिनेट कर रहे हैं? ये सुना आज तक किसी भी पार्टी की बारे में? आप सोचिए, आज तक आपने ये नहीं सुना होगा ये अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त था, इसको हम टर्मिनेट कर रहे हैं। टर्मिनेट क्यों नहीं करते हैं? उस अधिकारी अगर भ्रष्टाचार में लिप्त मिला हुआ है उसको सीधा बर्खास्त करिए। हमारे देश में उससे ज्यादा पढ़े लिखे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उसको टर्मिनेट नहीं करते, बर्खास्त नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं सर? रामानुज जी, सिर्फ बात अफसरशाही की नहीं है कि अफसरशाही में या ब्यूरोक्रेसी में या जो नौकरी पेशा है वो भ्रष्ट हैं। देखने में यह है कि जो भी राजनीति है, राजनीति आमतौर से स्वच्छ छवि वाले लोगों की रही ही नहीं। और अगर स्वच्छ छवि वाला अगर राजनीति पे नहीं आता है तो जानी हुई बात है कि जो भ्रष्ट लोग उसके नीचे होंगे वो उनका संरक्षण करेगा। तो ये नीचे से ऊपर चालू होनी चाहिए या ऊपर से नीचे चालू होनी चाहिए? सर, अपने देश में दोनों भ्रष्ट हैं। मैं मानता हूं बहुत से अधिकारी ईमानदार हैं। अगर अधिकारी ही चाह दे, अधिकारी ही अगर चाह दे तो किसी नेता की औकात नहीं कि अधिकारी के विपरीत काम कर ले। लेकिन अपने हिंदुस्तान में दोनों के दोनों एक ही तराजू पे बैठे हुए। जो ईमानदार अधिकारी हैं, ईमानदार व्यक्ति अधिकारी हैं, उनको नेता पहले ही साइड कर देते हैं। जितने भ्रष्ट टाइप के अधिकारी हैं उनको फ्रंट पे रखते हैं। अपने देश में दोनों के दोनों एक ही कैटेगरी में आज इस समय हैं, लेकिन एक समान दोनों को होना नहीं चाहिए। देश पीछे इसीलिए जा रहा सर। आप देख लीजिए, बांग्लादेश से हिंदुस्तान पीछे हो गया है। लोग कहते हैं हिंदुस्तान तरक्की कर रहा। अब ये लगा लीजिए, हमें नहीं समझ में आता हिंदुस्तान कहाँ तरक्की कर रहा है। अब देख लीजिए आज के डेट में अपने देश के ऊपर विदेशी कर्ज कितना है। आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे पास कई पढ़े लिखे इंजीनियर व्यक्ति आते हैं। हमारे मित्र एक हफ्ते पहले हमसे मिलने आए। इंजीनियर हैं, किसी कंपनी में अच्छे खासे 2-2 ढाई लाख रुपए महीने का तनख्वाह पाते हैं। वो बात करने लगे मेरे से, पार्टी को कैसे विस्तार करें। तो हमने उनसे एक क्वेश्चन किया, पार्टी के बारे में लगे पूछने। मैं बोला ये बताइए, अपने देश के ऊपर इस समय विदेशी कर्ज कितना है? पढ़ा लिखा इंजीनियर व्यक्ति ये मेरे से बोला, मोदी साहब तो देश का कर्जा चुका रहे। अब ये लगा लीजिए देश का हालात क्या है। 170 लाख 170 लाख करोड़ शायद, इससे लगभग विदेशी कर्ज में डूबा हुआ है हिंदुस्तान। इतना ही है, इतना ही है। हाँ, इतना ही डूबा हुआ है। हाँ, मैं उनको जब बोला, वो कह रहे हैं नहीं अध्यक्ष जी, ये आप गलत कह रहे हैं, मोदी साहब तो विदेशी कर्ज चुका रहे हैं। मैं बोला श्रीमान जी, आप गूगल खोलिए, चेक करिए। जब वो गूगल खोले, चेक किए, तब उनको पता लगा। तब वो कह रहे हैं भाई साहब, मैं तो मोदी साहब का मैं भी सहयोगी था, जय जयकार करता था। ये आज करीब 15 दिन पहले की बात है। ये तो मैं पहली बार ये देखा। पढ़े लिखे लोगों का ये हाल है हिंदुस्तान में। कहते मेरे पास समय नहीं मिलता मैं ये देखूं। तो भाई साहब ये बताइए, हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है? जीएसटी आपने इतना बढ़ा दिए, टैक्स पे टैक्स लगा दिए, और विदेशी कर्ज भी ले रहे हैं। वो शख्स ये बोला कि इतना कर्ज, जब वो देख लिया इतना कर्ज है, हैरान हो गया। बोला बच्चे, अगला टैक्स भी इतना लगा दिया, कर्ज भी इतना कर दिया, काम क्या कर रहा? मैं बोला एक रोड आपको दिखाई दे रहा होगा, रोड के अलावा क्या दिखाई दे रहा बताइए? सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है इस देश में। वो बंदा हैरान हो गया। मैं बोला आपके कंपनी में जितने लोग हैं उनसे बात करिएगा। वो हर हफ्ते मेरे पास आता है, जो भी उससे इंजीनियर टाइप के लोग उससे मिलते हैं, उससे वो बात करता है, वो दिखाता है। वो हैरान हो गया। ये हाल है इस देश में। अब बताइए क्या कर सकते? रामानुज जी, अंग्रेजी में एक कहावत है
अंग्रेजी में एक कहावत है रामानुज जी कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। पावर करप्ट्स, सत्ता या जो ताकत है, ताकत भ्रष्ट बनाती है, और पूर्ण सत्ता या पूर्ण ताकत पूर्णतः भ्रष्ट करती है। तो जो भी देखने में आया कि जो भी पार्टी है वो चुनाव के पहले या जब वो अस्तित्व में आती है तो वो बहुत लंबे लंबे वादे करती है कि भाई हम बहुत साफ हैं, हमारी छवि बहुत साफ है, हम बहुत अच्छा काम करते हैं, हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, हम ये करेंगे। लेकिन जब वही पार्टी सत्ता में आती है तो वो देखते हैं कि वो सारी पार्टियां एक जैसी हो गई। आने के पहले, उनका अस्तित्व में आने के पहले और बाद में जब वो सत्ता में आती है या जब हाथ में उनके पावर आती है या जब ताकत आती है, तो ये परिवर्तन क्यों होता है? ये चमेली की, ये गिरगिट की तरह रंग क्यों बदलता है? रामानुज जी, जी जी, ये जो गिरगिट की तरह जो रंग बदलता है अस्तित्व के पहले और अस्तित्व के बाद, सत्ता में आने के पहले, सत्ता में आने के बाद, जब पार्टी बनती है उस टाइम, उस वक्त जो उसकी छवि होती है वो दूसरी होती है, जब वो सत्ता में आती है तो उसकी छवि दूसरी हो जाती है। वो बिल्कुल, ये जो बोलते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, वो फिर वही सत्ता में आने के बाद इतनी भ्रष्ट क्यों हो जाती है? सर, वो जानते हैं कि देश की, अपने देश की जो जनता है ना, भेड़ बकरियों को चाल चलने वाली है। वो जानते हैं कि अगर ये ना हो तो ये बताइए 60% से ऊपर करप्शन वाले लोग संसद में बैठे हुए हैं, शायद 60% से ऊपर ही हैं करप्शन वाले लोग बैठे हुए हैं। तो अगर जनता इतना ही भोली नहीं होती और पढ़ी लिखी होती तो करप्शन वाले लोग, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी लोग आज संसद में नहीं होते। जी। तो सबसे बड़ा अभाव है शिक्षा का, जागरूकता का। जब तक लोगों को शिक्षित नहीं किया जाएगा, जागरूक नहीं किया जाएगा, यही होता रहेगा। इस देश में भ्रष्टाचारी मजे लेते रहेंगे, उनके पीढ़ी दर पीढ़ी मजे लेते रहेंगे, ऐशो आराम की जिंदगी जीते रहेंगे, और आम जनता ऐसे इन लोगों के बरगलाने में फंसती रहेगी और उनको वोट देती रहेगी। आम जनता ऐसे घुट घुट के मरती रहेगी। रामानुज जी, एक बात मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे पूछना भी चाहता हूं आपसे। मैंने कहीं पढ़ा था, ये ओशो की भी है और कुछ और भी है ऐसी जगह पे बातें, कि डेमोक्रेसी भारत के लिए नहीं है, भारत में मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए। अब जैसे शिक्षा की आप बात कर रहे हैं तो ऐसे बोलते हैं कि जैसे मेरिटोक्रेसी है, मेरिटोक्रेसी में क्या होता है, जो माना जाता है कि हर व्यक्ति के पास एक वोट। अब शिक्षा के साथ अगर इसको जोड़ना चाहते हैं तो मैं ये बोलूंगा कि हर व्यक्ति के साथ एक वोट, जो ग्रेजुएट है उसके 2 वोट, पोस्ट ग्रेजुएट जो है उसके 3 वोट, जो पीएचडी है ऐसा है उसके 4 वोट, और जो प्रोफेशनल्स हैं जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, तो इनके 5 वोट, 4 वोट। तो ऐसा होगा कि अगर एक वोट अशिक्षित व्यक्ति का है और किसी शिक्षित व्यक्ति का, पेशेवर व्यक्ति का अगर 4 वोट होंगे, 5 वोट होंगे, तो वो 5 व्यक्तियों के बराबर उसका अकेले का वोट काम में आएगा। आपको क्या लगता है कि ऐसी मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए, या जो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जैसे चल रही है वो वैसे ही चले? मेरिटोक्रेसी में ये जरूर होगा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास चूंकि वोट ज्यादा होंगे, तो जो कम शिक्षित हैं उनको बराबर करने के लिए उनका एक आदमी 5 आदमी के बराबर होगा। आप क्या कहना चाहिए? आप इस बात से मैं कुछ सहमत हूँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। जिस प्रकार एक विधायक का पावर अलग होता है, मंत्री बनता अलग होता है, मुख्यमंत्री का पावर अलग होता है, प्रधानमंत्री का अलग होता है, केंद्रीय मंत्री, ये इस बात से आपके सहमत हूँ। तो इससे ये होगा, शिक्षा का जो अभाव है उसको सरकार पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। सरकार को ये सोचने में बाध्य होना पड़ेगा कि हमें आम जनता को, गरीब जनता को भी शिक्षित करें, क्योंकि उसका वोट का पावर बढ़ेगा। तो इससे मैं सहमत हूं। रामानुज जी, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा रोजगार की आपने बात की, अब रोजगार के एवेन्यूज, यानी जो रोजगार है वो कितने पैदा करें? आपको ये नहीं लगता है कि अगर जनसंख्या अगर कम होगी तो हम लोग रोजगार को ज्यादा अच्छी तरह से हम दे पाएंगे? सर, मैं इसीलिए बोला था आपको सबसे पहले, शिक्षित जनसंख्या कंट्रोल करो। हाँ, देखिए, जनसंख्या ऐसे कैसे आप कम करेंगे?
हाँ, कई लोग बोलते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल लाए, लेकिन मेरा मानना है आप शहर में देखिए, हिंदू हो या मुस्लिम या सिख ईसाई कोई भी हो, जो शहर में रह रहा है उसके 2 बच्चे आपको मिलेंगे, 1 या 2, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। हमारे कई मित्र ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, मुस्लिम है, एक ही बेटी है, बेटी भी एक ही है, ये नहीं है कि अच्छा। एक बेटी है तो दूसरा करूं, पढ़े लिखे लोग। तो अगर जो अशिक्षित लोग हैं उनको अगर शिक्षा दिया जाए तो जनसंख्या ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, मेरा मानना सही है, बिल्कुल सही। रामानुज अभी जी एक बात जी कहिए कहिए कहिए। अभी देख लीजिए आप, जितने शिक्षित लोग हैं फ्लैटों में रहते हैं या कोठियों में रहते हैं, जो अच्छे अच्छे दफ्तरों में काम करते हैं, उनके पास 1 या 2 बच्चे मिलेंगे। गांव में चले जाइए, झुग्गी झोपड़ी में जाइए, वहां आपको गिनती करना पड़ेगा। एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा रामानुज जी, जैसे शिक्षा की बात हुई तो ये ऐसा बोला जाता है कि शिक्षा हमेशा माँ की गोद से शुरू होती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि नारी शक्ति की जो है, जैसे अभी जो बिल आया है, नारी शक्ति बंधन विधेयक बिल, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर नारी की सशक्तिकरण अगर हो तो देश ज्यादा मजबूत होगा, शिक्षा ज्यादा अच्छी होगी? तो आपको नहीं लगता कि ऐसा कुछ कि नारी को सशक्त करने के लिए कुछ ऐसा आना चाहिए, कुछ सामने आना चाहिए, कोई ऐसे विधेयक, कोई बिल, कोई ऐसा कोई बिल लेकर आए? हाँ सर, आना तो चाहिए, लेकिन सरकार किस बिल को लाती है ये हमारे समझ में नहीं आता। कोई भी सरकार, कांग्रेस देख लीजिए या बीजेपी, कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी को देखिए, ये लोग जो भी बिल लाते हैं सिर्फ अपने कुर्सी के फायदे के लिए बिल ला रहे हैं। कोई ऐसा बिल आप आज तक देखे जो आम जनता को फायदा हो? हमें तो नहीं लग रहा आज तक कोई ऐसा बिल। ये बीजेपी सरकार आपका 9.5 साल हो गया, 10 साल पूरा होने वाला है, कोई 9.25 साल हो गया, कोई ऐसा बिल लाई हो जिससे आम जनता को फायदा हो? हमें तो ऐसा दिखा नहीं। अब आप हमसे बेहतर जानते हैं, जानकार हैं, तो आप बता सकते हैं, लेकिन हमारे नजर में तो कोई ऐसा बिल दिखा नहीं कि आम जनता को फायदा हो, या महिला को हो या पुरुष को हो। रामानंद जी, आपने जैसे मैंने आपको आपने भी जैसे बोला और मैंने जैसे आपसे सुना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ये 3 आपके प्रमुख मुद्दे हैं। आपने ये भी कहा है कि जो सरकार है वर्तमान में, उनको इन तीनों चीजों पे काम करना चाहिए, उनको शिक्षा ज्यादा अच्छी करनी चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं देनी चाहिए, रोजगार के अलग अलग वो उपाय करने चाहिए। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो अभी तो सरकार को ये करना चाहिए, लेकिन कैसे करें? आप ये कैसे करें, इसका कुछ उत्तर दे सकते हैं? सरकार को सर, अब देख लीजिए, इनकम टैक्स का देख लीजिए, पहले शायद जो लोग 5 करोड़ या 10 करोड़ से ऊपर का बिजनेस करते थे उनके ऊपर शायद 40% इनकम टैक्स लगता था, शायद, कंफर्म नहीं हूं मैं, हो सकता मिस्टेक हो हमसे। अभी आज के डेट में क्या है, जो प्रतिदिन करोड़ों रुपए कमा रहा उसके ऊपर भी इनकम टैक्स 30% है, और जो अपना मिडिल क्लास के लोग हैं उनके ऊपर भी 30% है। तो ये सिस्टम कैसे आम जनता को आगे बढ़ाए, आप बताइए? अमीर आदमी तो लूट रहा है, अमीर आदमी लूट रहा, और एक किसी सरकारी कर्मचारी को देख लीजिए, 10 लाख से ऊपर अगर उसकी सैलरी होती है तो 30% उसके ऊपर इनकम टैक्स लग जाता है। तो कई हमसे सरकारी अधिकारी मिलते रहते हैं, वो बताते हैं कि हमें जो तनख्वाह लगता है कि हमारी तनख्वाह इतनी बढ़ गई है, लेकिन इतना टैक्स चला जा रहा है आज के डेट में, जिस हिसाब से महंगाई है उस हिसाब से सैलरी बढ़ती है, लेकिन उसी हिसाब से टैक्स, इनकम टैक्स भी हमारा कटने लगा है, गुजारा होना बहुत दिक्कत हो गया है। तो ये थोड़ा कंफ्यूज हूं मैं। एक आदमी जो 1 करोड़ प्रतिदिन कमा रहा है उसका भी इनकम टैक्स 30% लग रहा है, और जो 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, 10 लाख से ऊपर हो गया
तो उसका भी 30% हो गया। तो ये सिस्टम कुछ हमें समझ में नहीं आता है।